नमस्कार, मैं दीपक अवस्थी। आपका स्वागत है एमडी टॉपर्स एजुकेशन में। आइए देखते हैं, जो कि मैंने पिछले दिनों में बताया था, कुछ टेक्निकल इशू ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए और लाइव अभी नहीं आ सकते। वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ शॉर्ट वीडियो मांग रहा है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। खैर, हम लोग हाई स्कूल की जो गणित है आज पहले वही क्लियर करते हैं। जनरली जो आगामी परीक्षा 2026 में है उसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज कक्षा 10 की जो गणित हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, टाइम बहुत हो गया है, समय का पहिया जो है बढ़ता जा रहा। क्यों, तो इसलिए जो है उसको हम बड़ी सहज और सरल भाषा में हम आपको लगाने बताने आए हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने बच्चे जुड़ना चाहें और उनकी वीडियो उनके पास शेयर करो जो हाई स्कूल में है, ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। अपनी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, कामयाबी उतनी ही अच्छी मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कुछ चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहली बात थी, ये तुम लोगों की जो हाई स्कूल में जितने कक्षा 10 में है, कक्षा 10 में इसमें सब में से इसमें मतलब बीजगणित हो गया, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी और प्रायिकता, निर्देशांक, ज्यामिति और संख्या पद्धति, इन्हीं में से आएगा 7 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाहर से कहीं से भी नहीं आना है। इसलिए सबसे पहले और जरूरी मार्किंग ये भी है कि हम लोग इधर उधर भटकते बहुत हैं, हमको भटकना नहीं है। कुछ लोग कहना है, अभी हाल ही में मैंने सुना है, जो कि कुछ लोगों का कहना ये है कि बीजगणित में द्विघात नहीं आते हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे द्विघात बता रहे हैं। अभी हमने मतलब ये नहीं आता, वो नहीं आता। भाई जो भी है, एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसे भी गणित इतनी इजी कर दी है, पेपर भी सरल ही, वैसा नहीं इजी मतलब कठिन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 18 नंबर की बीज गणित आती है। और बीज गणित का मतलब ये होता है, बीज गणित में एक ही चीज नहीं है। बीज गणित में आपका सबसे पहला जो चैप्टर होता है बहुपद हमारा बीज गणित में ही आता है। उसके बाद में फिर आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हम लोग पढ़ते आते होते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है मतलब प्रतिस्थापित कर दिया किसी चीज को, इसकी उसी की वैल्यू में वहां से उठा करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया, प्रतिस्थापन हो गई। विलोपन माने गायब हो जाना होता है, मतलब हमने उसकी वैल्यू ऐसी रखी कि वो मतलब उसका मान हटा दिया। तो कहीं ना कहीं अच्छा, दूसरी बात ये है कि फिर द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी, ये कहीं बीज गणित में ही है, बाहर नहीं है। तो हम लोग ये सब बीज गणित यानी कि इसी 18 मार्क्स जो दिए जाते हैं, 18 अंक जो दिए जाते हैं, इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है त्रिकोणमिति आती 12 नंबर की। 12 नंबर की त्रिकोणमिति आती है। त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति जो है ये टोटल कुछ इसमें भी ज्यादातर ऐसा होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस भी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। दूसरी बात, इसमें त्रिकोणमिति परिचय है, सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीकाओं पर ही निर्भर करती है। त्रिकोणमिति जितनी भी होती है, सर्वसमीका जितने अच्छे सूत्र होंगे आपको कंप्लीट होंगे, उतनी अच्छी आपकी त्रिकोणमिति होगी। त्रिकोणमिति 3 कोणों पर निर्भर करती है, लंब, आधार और कर्ण का, इन तीनों पर निर्भर करती है। अच्छा, लंब, आधार, कर्ण का क्या है कि भाई जनरल बात है, जिसका आधार होगा और ऊपर से लेकर के मतलब मान के चलो जैसे किसी एंगल को ले लिया, अगर ये आधार तो होना ही होना है, जनरल बात है। अगर इसकी ये लंबाई है, ठीक है, तो भाई अगर ऊपर ये चीज है, यहाँ से कोई ना कोई बैठेगा जो ये लंबे देखेगा ही देखेगा। तो ऐसी पोजीशन, यहाँ से देखो चाहे ऊपर से देखो, तो पोजीशन मतलब यही 3 एंगल ऐसे होते हैं जिन त्रिकोणमिति में, जिसमें पूरा निर्भर करता है, जो पीछा मतलब पूरी तरीके से निर्भर करता है। ज्यामिति जो है, ये ज्यामिति जो है जियोमेट्री होता है, ये इसमें पूरा सर्कुलेशन के सर्किल के बारे में बताता है। जियो माने होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, और मेट्री माने होता है मापन, मिति माने मापन कह सकते हो, 3 कोणों का मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ज्यामिति में जो है जियोमेट्री, यानी कि जो चीजें जो है
पृथ्वी के अंतर्गत में इसमें वर्ग वृत्त के आधार पे बताया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा बताई जाएगी, उसके उदाहरण बताए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सीधा ये है कि जो पूरी सिस्टमेटिक तौर से इस वृत्त के बारे में अब निर्धारित किया जाए, वृत्त के बारे में, उसका उदाहरण त्रिभुज किस आधार पर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होंगी, उसके युग्म अनुपात कैसे होंगे। तो ये चीजें हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा कैसी, बिंदु है। उसके बाद मेंसुरेशन में जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन इस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या है, वृत्तों संबंधित क्षेत्र, वृत्त है उसके त्रिज्या खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल में ये चीजें जो है क्या होता है कि जो केंद्रीय कोण होता है, 60 हो गए, 90 हो गए, 120 के हो, ये त्रिज्यखंड जो है वृत्तखंड उस पर निर्भर करते हैं। अच्छा, समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, जनरली बात ये है कि जब इसके चैप्टर पर जब घुसेंगे तब आएंगे। इसके पहले मार्किंग की बात करते हैं। तो ये 12 नंबर की आनी है। मेंसुरेशन 10 नंबर का आता है तुम्हारा। मेंसुरेशन 10 नंबर का, इसलिए मतलब 10 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 10 नंबर का आएगा, क्योंकि ये अब बता ही दिया है। सांख्यिकी तुम्हारी 8 नंबर की आएगी, बाकी ये 5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के आएंगे, ये दोनों 5 नंबर के आएंगे। अच्छा, संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है 5 ही का आएगा। और निर्देशांक ज्यामिति, ये किसी चीज की निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है, मान के चलो कोई खंड है, मतलब या फिर कह सकते हो जैसे कोई द्विविमीय रेखाएं की गई हैं, उनकी एक अवधारणा बनाई गई, एक रैखिक समीकरण, उसका ग्राफ बनाया गया है, उनकी दूरी, उनका सूत्र विभाजन, आंतरिक विभाजन क्या था। कोई जैसे क्या है, कोई दो एक वृत्त करे गए हैं या रेखा बनाई गई है, तो अगर पूछा गया कि मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दो अक्ष दिए गए हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरियों को निकालने के लिए x1 x2 वो वाला फार्मूला लगाते हैं। दरअसल ये कहीं का, तो इसे 5 नंबर की है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है फिलहाल में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसको बोलते हो। संख्या पद्धति में क्या है, जिसको हमारा चैप्टर आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं आता है। वास्तविक संख्याओं में इसे ये भी 5 नंबर का है। ये सब लोग अक्सर जानते होंगे संख्या कि जो √2 हो गया, या फिर यूक्लिड विभाजन हो गया। यूक्लिड विभाजन जैसे हम लोग भाग लगाते हैं, छोटे पे खूब लगाते थे, बचपन पे अक्सर हमको भाग, मतलब जोड़ भाग गुणा ये सब दिया जाता था। तो थोड़ा सा हल्का सा उसके ऊपर आकर के हम कुछ चेंजमेंट कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। क्योंकि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका नाम कहीं पिंकू रख दिया जाता है, कहीं पप्पू रख दिया जाता है, कहीं कुछ टिंकू रख दिया जाता है, कहीं पिंचू रख दिया जाता है ना। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता होता है तो उसका नाम चेंज होता रहता है। तो उसके आधार पे पिंकू का जो है कोई दूसरा नाम रख दिया जाता है। तो नाम के मतलब ये क्या है कि मतलब वही चीजें हैं कि हम लोग वैसे ही हाल है विभाजन का, क्योंकि हल्का सा चेंजमेंट है। हालांकि जैसे हम लोग विभाजन में हम लोग अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, भाज्य लिखा है, भाज्य पढ़ते हैं, बराबर भाजक करते हैं, गुणा कर देते हैं भागफल से, और भागफल से गुणा करने के बाद में शेष फल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। शेष फल जो होता है जोड़ देते हैं। अच्छा, यही चीज हमको इसमें यूक्लिड विभाजन पढ़ाती है, एल्गोरिथम जो मतलब पढ़ाया जा रहा है। ए बराबर, अब इसको बी माना गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनटू ये कोटेन तो ऑलरेडी होता है, प्लस आर जो है होता ही होता है। अच्छा, इसमें हमको तो कुछ मतलब ये खाली नाम ही चेंज हो गया। इसी विधि को क्या कहा जाता है, यूक्लिड एल्गो। अच्छा, ये चीजें जो है अभी तक तो नॉर्मल हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ये संख्या पद्धति के अंतर्गत में आता है। आज हम चैप्टर चालू करते हैं वह बीजगणित का। बीजगणित में पहला जो आता है वो आता है आपका बहुलक, सॉरी पॉलिनोमियल, जिसका नाम है बहुपद।
बहुपद नाम है, बहुपद के आधार से हम लोग चालू करते हैं। देखो एक चीज बता दें, बहुपद में क्या होता है कि बहुपद हम लोग बहुपद वास्तविक संख्याएं पढ़े होते हैं। वास्तविक संख्या में पहले चैप्टर में जिनका जो रियल नंबर्स वो होते हैं, रियल नंबर्स वो हैं जिनका एक मतलब जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं का गुणांक ही वास्तविक संख्याओं का गुणांक ही बहुपद कहलाता है। समझो बात को। वास्तविक संख्याओं रियल नंबर, उसके बाद में फिर आता है वेरिएबल नंबर्स। वेरिएबल नंबर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल नंबर्स वेरिएबल नंबर्स जो होते हैं वो ए से लगा करके जेड तक कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। इसमें बात करते हैं जैसे एक पी एक्स बराबर ए प्लस A0 A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x पावर 3 प्लस A4 x पावर 4 A4 x पावर 4। यहां पर क्या है कि a, अगर इसमें जो a दिया गया है, a जो दिया गया है ये क्या है कि तुम्हारा नियत है, वास्तविक, इसको वास्तविक संख्याओं का रूप दे दिया गया है, फॉर्म दिया गया है, वास्तविक संख्या का फॉर्म दिया गया है a बराबर। अब बात आती है x क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। समझने की बात यह है कि जो बहुपद ए बराबर जो दिया गया है ये क्या है? बहुपद का गुणांक है। बहुपद का गुणांक सीधी बात है कि वास्तविक संख्याओं के गुणांक को हम बहुपद कहते हैं। इनको आशा करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आगे बताते समझाते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। कहां तक लिख सकते हैं? डॉट एन एक्स पावर कहीं। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रायः हम बहुपद को या तो x की घातों को आरोही क्रम में लिखते हैं या x की घातों को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। जहां चर की घातों को आरोही क्रम में लिखा जाता है, लेकिन बहुपद जो है उसका मानक रूप नहीं है, क्योंकि उसमें चर की घात न तो आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में, तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब आप एक क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। देखो, क्योंकि कुछ होते हैं जीरो बहुपद वाले। अच्छा, जिसका ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो,
ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो वो शून्य बहुपद कहलाते हैं, शून्य बहुपद। ऐसे ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य, ये तो शून्य रहा। अच्छा, त्रिघात में सिंपल सी बात है, लाइनर पॉलिनोमियल करा जाता है, लाइनर रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर x में घात a हो तो एक पद ही होगा, फिर द्विघात, फिर त्रिघात, फिर चतुर्घात, फिर रैखिक पद के शून्य। इस तरीके से बहुपद जो है बढ़ते रहते हैं। बहुपद का सीधा फैक्ट है। बहुपद के शून्यकों को ज्यामितीय अर्थ जो है, सबसे पहले हम लोग क्या मतलब सर्वप्रथम को एक रैखिक बहुपद है ax प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल 0 पर विचार करते हैं, क्योंकि y बराबर x प्लस बी ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होती है। बहुत क्लिप निकालना पड़ेगा, बहुत कंडीशन खराब है, तैयारी ना ही जाए सही वजह से इसीलिए। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ कैसे? सबसे पहले सर्वप्रथम कोई रैखिक बहुपद लेते हैं, और रैखिक बहुपद जो कि ax प्लस बी, जो कि ax प्लस बी, अब सबसे पहले कोई रैखिक ax प्लस बी, अब क्या करते हैं, a जो होता है वो b के इक्वल में नहीं है, a जो है a के 0 के इक्वल में नहीं है, और क्योंकि ऐसा क्यों है नहीं हो प्रयोग, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि y जो होता है y बराबर ax प्लस बी होता है, y बराबर ax प्लस बी। उदाहरण के लिए हम लोग जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, किसी बहुपद, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद या x के लिए f y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एक x के शून्य बताओ। यदि किसी बहुपद के लिए, सवाल पहला है, किसी बहुपद
बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं, दिए हैं प्रत्येक ग्राफ में कटिंग को तगड़े से करना पड़ेगा। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की तो सवाल एक्सरसाइज तुम्हारी हाई स्कूल की कक्षा 10 की किताब है, डॉक्टर मनोहर रेकी है। तो या तुम्हारा 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या है, क्या कहता है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्य का मतलब होता है उसका मान कितना होगा। अब यहां पर किसी चीज में अगर कहा जाए कि y के सापेक्ष x का मान y के सापेक्ष अगर बात की जा रही है, तो x की मान की अगर बात हो रही है तो उसके मान क्या होगा, 0 होगा। कहां, y के आधार पे, कहां पे, y के आधार पे। अगर x के सापेक्ष x अक्ष लिखा होना, x अक्ष, x के सापेक्ष x अक्ष के सापेक्ष y का मान 0 पर y के सापेक्ष x के सापेक्ष x का मान। इस तरीके से होता है। यहां बात की जा रही है y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिए गए, y बराबर एफ एक्स दिया गया है। अब प्रत्येक में एफ एक्स के शून्य बताओ, यानी इसका शून्य निकालना है। इसका शून्य का मतलब ये है कि एक्स को कितनी बार काटा गया है। अब हमको बताओ भैया, एक चीज बताओ, एक्स y के सापेक्ष में, ये y के सापेक्ष में है, ये y के सापेक्ष में है। सापेक्ष का मतलब होता है जैसे हम छुट्टी स्कूल को हुई और जब लगा छुट्टी हुई गई है तो क्या होता है कि हम लोग भागते बहुत, जैसे छुट्टी होती है ऐसा होता है कि बस जैसे छुट गए डू कट भागड़े हुए, कौन कितना आगे जाएगा ये डिफाइन कर देता है। और अब जैसे छुट्टी घंटी लगी, बेल टन टन और भागना शुरू, सबसे आगे जो बच्चा होता है उसके पीछे से, मतलब साइकिल है, मोटरसाइकिल है, या फिर जिससे गमन करते हो, जिससे भी जाते हो, तो सबसे आगे हम भी करते थे कि सबसे आगे हम ही होंगे।
तो वही हाल यहाँ पर है कि अब जब वो आगे है और हम भी उसी दिशा में चल दिए, जब उसी दिशा में चल दिए तो हमारा सीधा वर्ग है, मैं उस आज मैं मान के चलो कोई पूरब में जा रहा है और हम भी अगर पूरब में जा रहे हैं साथ में, तो अब मैं उसके सापेक्ष, और कंडीशन ये क्या है कि लगभग वो आगे है और मैं उसके बराबर में आने वाला हूं। तो क्या है कि जब मैं उसके बराबर में आने वाला हूं तो क्या हो जाएगा, ये उसके सापेक्ष माना जाएगा और इसके सापेक्ष हो जाएगा। तो y के सापेक्ष x का x की वैल्यू तुमको निकाली, x को कितनी बार काटा गया है, एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी वही बात है, fx की वैल्यू पूछ रहा है, fx की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, एक, इसका कितना होगा, एक शून्य हो जाएगा, कितना होगा, एक शून्य, यही तुम्हारा आंसर है पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है वो आता है, ध्यान रखना इस चीज का, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अब हमको भैया एक बात बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, यहां पर मैंने पहले कहा है x की वैल्यू निकालना है, काला एक बार का x को काटो है, काटो है ना ही काटो है, जब x काटो ही ना ही है तो इसकी वैल्यू का आएगी, जहां कुछ ना तो जीरो सही, तो x की वैल्यू क्या हो जानी है, 2 जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं। अब जब क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको फिर से वही बार ये कंडीशन है। अब अगर इस तरीके से काट दिया गया तो x को इसको कितनी बार काटा गया है, एक बार, कितनी बार काटा गया है, क्योंकि x को तो एक ही बार काटा गया है, y को 2 बार काटा गया है, x के सापेक्ष y को 2 बार काटा गया, जिसके शून्य 2 होंगे, लेकिन इसका शून्य एक ही होगा, यहाँ x का पूछ रहा है तो x का शून्य कितना है, एक है, लेकिन y अगर होता, f में y अगर होता तो f को 2 बार काटा होता, जिसका शून्य कितना होता, 2 होता, इसका शून्य कितना होता, 2 होता। समझ में आया? जिसके समझ में नहीं आया हो भाई बता देना ईमानदारी से, क्योंकि ऐसा है, कमेंट करके बता देना, मैं समझा दूंगा लाइव क्लास में। मैं लाइव आऊँगा और मैं जनरली चाहता भी हूँ जिसको डाउट हो, मैं एक बार जूम मीट, हाँ संडे वाले दिन करूँगा, जूम मीट करूँगा, और जूम मीट पे एक जूम मीट करूँगा, उसमें आईडी पासवर्ड जो है बता दूंगा, जो भी गूगल लिंक में आपका दे दिया जाएगा, जिसको जो डाउट हो वो क्लियर कर ले ज्यादा, क्योंकि जूम मीट के आधार से हम लोग जुड़ सकते हैं संभवतः। इस तरीके, इसमें कुछ खास नहीं है, ये एक्सरसाइज 2 पॉइंट, अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो घर के लिए हैं, वो तुमको मिल जाएंगे फिलहाल में। अगले प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बता दें कि रिलेशन बिटवीन जीरोस कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial।
किसी बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों का संबंध। किसी टाइम लगेगा इस टाइम को। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो तुम्हारा इसके बारे में जानने का इसका क्या है कि आगे वाले एक्सरसाइज में यानी कि 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्या सीखेंगे। अभी तक बहुपद के शून्य हमने निकाले थे, बहुपद के शून्य जाने थे, लेकिन अब आ गया है बहुपद के शून्यकों के साथ में गुणांकों का संबंध। किसका? गुणांकों, किसी बहुपद के साथ में किसका जोड़ दिया गया? गुणांकों का संबंध। तो गुणांकों के संबंध के आधार पे यदि मान के चलो क्या आता है अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अल्फा बीटा अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात द्विघात बहुपद क्या बुझो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं इस पे। तो क्या है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एक ये क्या है फैक्टर है, एक बहुपद के रूप में दिया गया है जिसमें ए बराबर 0 नहीं हो सकता है, 0 ए इज नॉट इक्वल 0 के शून्य हो तो ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक एफ एक्स की गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है दोनों, क्या है? अब इसको लिखना कैसे है थोड़ा सा सोल्व करते हैं ताकि जितना इसको समझोगे और क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे चलते हैं, क्वेश्चन लगे
आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, बट मेथड वही और सही होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या फैक्टर है, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। अच्छा, के को मैंने क्या मान लिया, अचर पद मान लिया। के को क्या माना मैंने, अचर। इसको मल्टीपल मान, एक कैसा पद है, अचर पद है। क्या कर दिया इसको, अचर है, ये पता नहीं है क्या है। तो कंडीशंस यहां पर पड़ती हैं, के मैंने अचर पद माना है, अचर पद, ठीक है। अब थोड़ी सी अंदर सोल्विंग करते हैं। क्या है, जब हम लोग मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल में क्या होता है कि ये सवाल जैसा लिखा हो सके, के को ही रख देते हैं। इसका अब सोल्विंग जरा करते हैं। इसकी इसके साथ में मल्टीपल किया, एक्स स्क्वायर आ गया। इसको इसके साथ में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बीटा। इधर करेंगे इसको माइनस का अल्फा एक्स, अल्फा एक्स। इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर फैक्टर के अनुसार जो चीज के, अब इसमें जो चीज कॉमन मिल रही है वो लिख लो। एक्स कॉमन मिल रहा है इसमें, एक्स माइनस बीटा, माइनस इसमें अल्फा कॉमन मिल रहा है, इसमें क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें जो चीज कॉमन मिल रही है वो लिख लो, एक्स क्या है, बीटा प्लस का हो गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद में के से इसको अंदर मल्टीपल कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अंदर ही मल्टीपल कर रहे हैं तो सबके साथ में करना होगा। अब दोनों अचर तुलना करने पर तो के, अब कंडीशंस क्या आती हैं, दोनों ओर एक्स स्क्वायर, और अब दोनों ओर कौन सा, पहला वाला क्या था, ये वाला था, क्या लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में इधर क्या आया था, के एक्स स्क्वायर
माइनस के बीटा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर और एक्स से तुलना करने पर कर लो तुलना, दोनों बराबर 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 है, क्योंकि अब ये किसके बराबर में है बताना है तुमको। ए बराबर क्या माना गया है, के के हिसाब से दिया गया, ये बराबर ये मान दिया गया है। और उसके बाद में बी बराबर बी में क्या है, बी बराबर क्या है, बीटा, बी बराबर बीटा प्लस अल्फा। ए बराबर के बराबर ए माना गया है और बी बराबर अल्फा प्लस बीटा, बचा क्या सी, तो सी बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। कैसा अल्फा इंटू के वाला, ये तो के वाला, ये अल्फा इंटू बीटा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब जो सिचुएशंस बची हुई हैं, जैसे कि बी बराबर, बी लिख लो यहां पे, क्या है यहां पे, बीटा प्लस अल्फा दिया गया, और ए बराबर दिया यहाँ पे दिया जा चुका है, ये बराबर ए और सी बराबर, तो दोनों को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट बीटा प्लस अल्फा ब्रैकेट एक्स प्लस के जो कि नियत माना गया है, अचर माना गया है, को अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अब यहाँ पर देखो दोनों की तुलना कर दी, मतलब तुलना कर दोनों बराबर देखा गया है, ए के वहां ए लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स से और अचर पद की तुलना करी जा रही है। तो ये इन चीजों से भूलना, इन अक्ष जो यहाँ दिए गए हैं, जो ऊपर दिए गए हैं, उनको थोड़ा भूल जाना है। यहाँ पे के बराबर और यहाँ पर के है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के, यहाँ पर ए है। ए और के बीच का ए बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा, यहां लिख देते हैं के बराबर ए, के बराबर ए बराबर के हो जाता है। बी, ये बी लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बी बराबर के ब्रैकेट बीटा प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में बचा सी, सी में क्या है, के अल्फा बीटा। इतना समझ में आया होगा। अब यहां पर क्या दिया गया है कि अगर यहां पे के लिखा हुआ है, अब वैल्यूएशन चेंज कर दो, क्या है, बी बराबर क्या किया, बी बराबर, यहां पे के अगर के बराबर क्या माना गया था, ए, क्या था, के बराबर ए माना गया था। और ये दूसरी बात, ये जो के था वो माइनस का था, तो यहाँ पे के जो है माइनस का आ जाएगा। यहाँ के बराबर ए बराबर के आया और उसके बाद में बी बराबर माइनस का के बीटा प्लस अल्फा ब्रैकेट सी के इंटू अल्फा। यहाँ पर बी बराबर के आएगा तो के की वैल्यू कितनी है, ए माइनस की बीटा प्लस अल्फा, के को इधर भेज दो, बीटा प्लस अल्फा बराबर बी माइनस का क्या होगा, ए। ये होता है योगफल, ये क्या होता है, शून्यकों का ये वैल्यूएशन आई है। अच्छा, इनटू बराबर देखो के, अब यहां पर क्या है, के बराबर के इंटू अल्फा
इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा आया है, ये किसाई के बराबर आता है सी के बराबर में, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर ए ऑलरेडी है, तो सी बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा सी इस अपट्टी में चला जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये आया है गुणांक, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल। भाई शून्यकों का योग, शून्यकों को गुणनफल इस तरीके से दिया गया है, ये दोनों का मल्टीपल किया गया तो गुणनफल में हो जाएगा, ये जोड़ा गया है तो योग में चला जाएगा। अच्छा, योग में जाने का भी एक प्रावधान मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो बी और ए कहां से आया है। यहां पर जो ए दिया गया था, ए की तुलना किससे करी गई थी, एक्स स्क्वायर से, ए की तुलना एक्स स्क्वायर से करी गई थी। इसीलिए अगर अल्फा बीटा प्लस अल्फा बराबर आ रहा है तो क्या होता है, यहाँ एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक होता है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यूशन में आता है। और ए कहाँ है, ए नीचे है, ए किस पर आधारित है, एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। इधर आ जाइएगा जरा, सी क्या है, अचर पद है, सी क्या है, अचर पद है, सी क्या है, अचर पद है। तो जब सी अचर पद है तो अचर पद बटे ए क्या है, सी बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलो समझ में आया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी हो गई है, कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि अब जताने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग इतने इत्मीनान से इसको समझ लिए हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, चुटकियों में सवाल लगाओगे, चुटकियों में कैसे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, आवाज जाती हुई जाना।
ये क्वेश्चन तुम्हारा 2.V का है। इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। और क्योंकि अभी नीचे और भी क्वेश्चंस हैं तो मैंने पहले नंबर में एक क्वेश्चन लिखा है जिसको समझने के लिए, और ज्ञात कीजिए और शून्यकों, क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों की बीच की। अब यहाँ पे बीच वाला जो बीच का लिखा हुआ है, अच्छा बीच के जो संबंध है उनकी सत्यता ज्ञात करनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था आपको, अभी पिछले, क्योंकि दोनों के संबंधों के बारे में बात हो रही है, इसमें बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन आता है x² + 2x - 8। तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर 8वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, फैक्टर तो करना आता ही होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है x² में क्या है, 1, इसका है, ये क्या लिखा, 1, पहला पद प्रथम पद गुणा अंतिम पद। तो क्या आता है, पहला प्रथम पद कितना है, 1, और इधर कितना है, क्योंकि x इंडिविजुअल, इसमें x में 1 इंडिविजुअल होता है, अलजेब्रा में 1 जो होता है वो इंडिविजुअल माना गया है, और लास्ट पद क्या है, 8 है। प्लस माइनस से वो अभी डजंट मैटर, वो मतलब मामला उस बात का नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8। यहाँ पे निशान जो है काहे का है, माइनस का है। जब ये माइनस का है तो कह रहा है कि घटाव में, इसमें घटाव में कितना आना चाहिए, 2, गुणा में कितने आने चाहिए, 8, घटाव में 2 गुणा में 8, वो संख्या निकालनी है, गुणा में 8 और घटाव में 2। तो जाहिर सी बात एक संख्या आती है 8 के रूप में, देख लो पहले, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2। भैया गुणा करने पे 8 आ रहा है इसमें, और घटाने के निशान में कहा आ रहा, 2 आ रहा और नहीं आ रहा। जब ये आ रहा है तो ठीक वैसे ही लिख दीजिएगा, x² - 4 - 2 x, बात तो वही है, -8 x², और इसको 4 x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 2x - 8x²। अब यहाँ पर जो चीज कॉमन है पहले वो लिख लो, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो कॉमन x है तो वो बाहर निकालो, बचेगा इसमें 1 x - 4 प्लस, यहाँ 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ कितना आएगा, x और 2 चौको कितना होता है, ये इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों एक है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, जो बाहर है पहले वो लिख लो, x + 2, इधर होगा x - 4। तो शून्य की अगर बात हो ही रही है, क्या निकालना, x + 2 बराबर कर दो 0, x बराबर -2। दूसरा है यदि तो x - 4 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, +4। एक शून्य है -2, दूसरा शून्य है 4। क्या है, अब कह रहा है सत्यता की जांच। तो शून्यकों के जो अगर सत्यता की जांच की जाए, सत्यता की जांच कीजिएगा। तो पहला क्या है, अगर हम योग निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, याद करो पहले अल्फा बीटा में k की वैल्यू आई थी, दोनों के साथ मल्टीपल हुआ था, तो k में k बराबर a था, लेकिन इधर क्या था, b लिखा हुआ था, क्या लिखा था, b, लेकिन k तो माइनस का था, तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाता, माइनस का a, क्या हो जाता, a। अब जब a हो जाता है, यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ b की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखो इस बात का कि पहला शून्य कितना है, 2, दूसरा शून्य कितना है, अल्फा बीटा के आधार पे निकाल दिया जाए। पहला शून्य कितना है, -2, दूसरा शून्य किसका, +4। अब यहाँ कितना होगा, प्लस बड़े हैं कि माइनस के, 2 है, प्लस के बड़े, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर
2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 आया है। अगर यही चीज उसके बाद में अब आ जाओ मल्टीपल पे, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा याद रखो ये सी की वह अचर पद वाला है, अचर पद में सी बटे ए आता है, क्योंकि यहाँ पे के अल्फा इंटू बीटा था तो बटे में ए चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 ये लिखा है इंटू 4 प्लस का है कितना होगा 8 काय का माइनस का। बेटा पहली बात अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ 2 आया था, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये अभी अभी समस्या हो बता दो। अब दूसरा प्रश्न आता है यहाँ माइनस का, ये 2 मल्टीपल में गुणनफल में 8 गुणनफल में 8 आ रहा है, कैसे एक चीज निकालने के लिए भी माइनस का 8, बोलो दोनों का गुणा जो 8 आ रहा था और दोनों की घटाव इस तरीके से 2 निकल रहे थे, वो समझ में आया। यही सतता की जांच है तुम्हारी, यही सतता की जांच है। सवाल इसी तरीके आधा अधूरा सवाल नहीं लगाना, पूरा सवाल लगाओ। दूसरा सवाल है खुद लगाओ और हमको कमेंट में आंसर बताओ। आगे का क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूं कि आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। बाकी अगले वीडियो में फिर मिलता हूं एक अच्छे और नई ट्रिप और आशा के साथ में। आशा करता हूं तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे चलते हैं और सवाल क्या है, सवाल कैसे आ रहे हैं, हमको वही चीज़ देखनी है जो तुम लोगों के पेपर में आएगी। और मैं चाहता हूं कि 1 महीने 1.5 महीने में लगभग फाइनल हो जाए पूरी मैथमेटिक्स। रिवीजन कर लो, ऐसे कर लो कि तुमको सवाल नॉलेज के बेस पे। मुझे लगता है कि जहां तक जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक क्वेश्चंस लगा दो। सूत्र याद करने में क्या है, सूत्र याद कर लो, सर्वसम्मति का है वो रट लोगे, लेकिन मैं चाहता हूं सूत्र जब बनाना सीखोगे तो सवाल ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा तरीका बदलो, सोच बदलो, सोच नहीं हम तो हैं। धन्यवाद।